जय गुरुदेव। अच्छे साहब, बिल्कुल सही। प्रार्थना कर लेते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं गुरुदेव की, या फिर आप भी कराइए प्रधानमंत्री महाराज की। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। जय गुरुदेव। उसका एक ओवरव्यू देखते हैं कि दिनचर्या क्या है, कि हम आयुर्वेद में अपना दिन, आयुर्वेद के हिसाब से हमारा दिन कैसा जाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ बना रहे। तो उसमें एक दो चीजें थी जो तो हम समझ लेते हैं आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या को कैसे बताया गया है। तो क्या होता है, जो भी वातावरण में है उसका प्रभाव हमारे शरीर पे भी होता है। जो भी समय का प्रभाव, सुबह शाम दोपहर, उन सब का प्रभाव भी हमारे शरीर पे होता है। ये तो हमारे अनुभव में है ना। आपने देखा है, भूख लगती है सुबह दोपहर को, और ये पूरी साइकिल हमारी चलती रहती है। ऐसी स्थिति बनी रहती है हमारे अंदर नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ब्रह्मांड का असर हमारे ऊपर भी है? क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड 5 महाभूतों से बना है, 5 एलिमेंट्स, और हमारे शरीर भी 5 एलिमेंट से बना है ना। 5 महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और हमने देखा भी था लास्ट टू लास्ट संडे जब बात की थी कि जो वात है, पित्त है, कफ है, वो भी इन 5 महाभूतों का जो कॉम्बिनेशन है हमारे शरीर पे प्रभाव चल रहा है, वही प्रभाव वात पित्त और कफ के रूप में नजर आ रहा है ना? तो अगर आप बता दीजिए थोड़ा सा डॉक्टर साहब अच्छे से। हाँ, हल्के जैसे से। बोला ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं योगी जी कि जैसे आकाश और वायु को वात बोलते हैं, तो जब तेज हवाएं चलती तो शरीर में वात बढ़ जाता है। ऐसे बहुत गर्मी होता है या हम बहुत ज्यादा गर्म प्लेस को एक्सपोज होते हैं तो उससे पित्त बढ़ जाता है। ठंड हो जाती है तो भी वात बढ़ता है और कफ भी बढ़ता है कि नहीं। तो ये गुणों के अधीन, जो द्रव्य को आयुर्वेद कहते हैं हाँ गुणों जी। के अधीन है। तो इसमें जो अलग अलग कर्म होते हैं ना इनके, उसके अनुसार जो है ये शरीर को आक्रांत करता है। हाँ, तो इससे साइंस समझ में आती है कि जो प्रकृति में हो रहा है उसका प्रभाव हमारे शरीर पे होने वाला है, और शरीर पे होगा। शरीर और मन तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि मनोमय कोश भी शरीर का एक हिस्सा है। हमारा मन भी उसका एक हिस्सा है, तो उस पर प्रभाव होता है। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है आयुर्वेद के हिसाब से, रात दिन के अंदर आप नरिशिंग करते हैं, आप ग्रहण करते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं, और रात को फिर वो क्लींजिंग होती है, डिटॉक्स होता है ना। ऐसे साइकिल बनाई हुई है, दिन रात चलता रहता है हमारा। ये तो आपने जब बहुत ये अच्छा दिया योगी जी। ये जो दिन रात का जो आपने पिक्चर दिया है, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है कि प्लांट्स में भी डे एंड नाइट रिएक्शन होता है। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, टोटली कंपोजिशन डिफरेंट होता है, नाइट में अलग होता है, डे में अलग होता है। इसलिए आयुर्वेद में जब औषधि ग्रहण की बात करते हैं तो बोलते हैं सूर्योदय से पहले लेना चाहिए। तो उसमें आधा नाइट का रहता है, आधा डे का रहता है, तो दोनों गुण उसमें आ जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर में भी जो है ना, डे एंड नाइट दोनों का असर होता है। दोनों का असर होता है, और उसका असर कैसे होता है वो और भी आगे देखते हैं, है ना। तो कल पिछली बार भी बात की थी, उस पर डिटेल में बात करेंगे कि सुबह उठ के कैसे क्या करना चाहिए, पर ये असर कैसे हो रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम उस पर चले जाएंगे
क्वेश्चन के हिसाब से कि कैसे जी समय का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी। जैसे आयुर्वेद सबसे पहले कहते हैं योगी जी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके जो है ना अपना, कि वो अपना 5:30 से 6:30, सर्दी में थोड़ा लेट होता है, गर्मी में थोड़ा जल्दी होता है, 1 आध घंटा आगे पीछे होता है ऋतुओं के अनुसार। जो मॉर्निंग कफ काल शुरू होने से पहले जग जाओ, मतलब वात का जो अंतिम वो होता है उसमें उठना चाहिए, और कफ वही शुरू होने ब्रह्म से मुहूर्त पहले बोला जगना जाता है ना, क्या? जो वात का अंतिम काल है उसी बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त सूर्य बोलते उदय से कम 1.5 घंटे पहले। हैं। जी जी जी। जी और इसके बाद फिर अपना यही करते हैं कि पहले दंत धावन करो, फिर उषा पान करो। उषा पान करने के बाद बोलते हैं कि थोड़ा सा ये, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो पूरी बॉडी की बात करता है, और उसमें हेड से शुरू करता है। आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण इसमें मैंने देखा है वो सर से शुरू करता है, कि पहले आप पूरे हेड की केयर, क्योंकि हेड आपका एक जो है मास्टर माइंड है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हेड को हाँ पहले ठीक करो, बॉडी को बाद में लाता है ये। हाँ, और हमारा एक बहुत मजेदार बात है, हम एडवांस कोर्स भी हेड से ही शुरू करते हैं। पहले हेड को साफ करते हैं, उसके क्या? अंदर क्या क्या धारणा बन गई, कहाँ कहाँ आप उल्टा सीधा सोच रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, और तब फिर अंदर जा पाते हैं। तो यहाँ तो मैच हो रहा है हमारा थोड़ा सा। हाँ इसमें जी, योगी जी बढ़िया। जैसे बात करते हैं कि उषा पान अपने पानी पे ले, इसके सबसे पहले आंखों की बात करता है कि आंखें जो है ना, अंजन आंखों का जो है, कि आंखों में अंजन का प्रयोग करना चाहिए। तो बोलते हैं कि सौवीरांजन जो है वो जस्ते से बनता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रसांजन होता है, सप्ताह में 1 बार लगाओ। तो आंखों की क्लीनिंग से बेसिकली कि आई केयर के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद बोलता है कि नस्य इनहेलेशन, जिसमें जो अपना हर्बल डिकॉक्शन भी यूज कर सकते हैं, पाउडर भी यूज कर सकते हैं, अणु तेल भी यूज कर सकते हैं। तो ये नस्य की बात उसके बाद करता है। तो फिर नस्य के बाद क्या होता है, अब आप ऑयल नाक में डालोगे तो कहीं ना कहीं जो ऑयल से क्या होगा, हल्का सा कफा तो एग्रीवेट होगा। फिर उसके बाद गंडूस की बात करता है, कॉल और गंडूस के, आपने जो है ऑयल पुलिंग जिसको बोलते हैं। तो ऑयल पुलिंग से सर में जो वाता बढ़ा हुआ था वो शांत तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं लेश मात्र में कफा एग्रीवेट हो गया। फिर उसको खत्म करने के लिए धूमपान की बात करता है, कि तब जो है स्मोक इनहेलेशन की बात करते हैं। इसमें जैसे हल्दी को हमने बताया था कि हल्दी को घी में डुबा के उसकी भाप ले सकते हैं। और हाँ, इसके बाद ये आपने बात बताया कि करता है कि जो है, तब ये पूरी बॉडी की बात करता है कि अभ्यंगा करने से पहले, इसमें भी समय समय बोलता है कि तांबुल सेवन, सभी शास्त्रों में नहीं दिया है, कुछ कुछ में दिया है कि तांबुल सेवन के, जैसे जो पान होता है, कि पान के पत्ते में जो है लौंग इलायची क्या होता है, एक तो माउथ का फ्रेग्रेंस भी ठीक रहता है, इससे शुद्धि भी हो जाती है, कोष्ठ शुद्धि में भी करता है। और हृदय के लिए सबसे बलकारी आयुर्वेद में बताया गया योगी जी के तांबुल सेवन। तांबुल में खास करके जो उसका जो डंठल वाला पार्ट होता है, वो आजकल बताते हैं कि अपना जो आयुर्वेद में पहले ही लिखा है कि हृदय के लिए बलकारक होता है, इवन के हार्ट के ब्लॉक्स जो खोलने में भी डंठल है मदद उसका, करता हो। हाँ, उसको उसका खोलने में उसका भी मदद डंठल ज्यादा करता अच्छा होता है। है। उसकी जो डंडी होती है लास्ट वाली, यहाँ अच्छा, उसको जो तोड़ पेट के से फेंक जुड़ी देते रहती हैं है, लोग। हल तोड़ के फेंक देते, जबकि वही असली चीज है। शायद पूजा में, मैं यही समझ रहा था, पूजा में क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, जी जो भी पूजा में इस्तेमाल होती हैं चीजें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जी जी। और फिर ये अभ्यंग की बात तो करते हैं योगी जी की, तांबुल जो शरीर में, खाने से हाँ, हम्म, तांबुल सेवन से बताया कि मुख शुद्धि होती है, मुखगत रोग नहीं होते हैं, सिरो रोग, कई रोगों को उससे लाभ मिलता है। अब जैसे इलायची हम बात करते हैं, इलायची को जो है ना सबसे अच्छा एक्सपेक्टोरेंट बताया गया। आजकल देखोगे लोगों को खांसी सर्दी होती है, तो आयुर्वेद में एक बनती है एलादी गुटिका, इलायची से दवाई बनती है, तो अंदर का जो म्यूकस है उसको बाहर निकालने में मदद करती है, ब्रोंको डायलेटर होती है। और अगर सूखी खांसी होती है तो उसमें इलायची, ये लौंग काम करती है, लौंग आदि बट्टी चूसते हैं। तो ये सब औषधियां हैं। हाँ, इन सब का इस्तेमाल घर में होता ही है। जी जी जी। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है इसका, कि वो पूरे हेड से पूरे सिस्टम को लेके चलता है, जो दिनचर्या का जो गाइडलाइन है। और फिर बात करता है कि शरीर का अभ्यंग होना चाहिए। अभ्यंग के लिए बोलता है जो लोग, जिन लोगों में बहुत ज्यादा कफा जमा हुआ है या फैट जमा हुआ है, उनको बोलते हैं उनको मर्दन करना चाहिए और उद्वर्तन करना चाहिए, पाउडर मसाज, है ना, हर्बल उसका जो है पाउडर की मसाज से। तो उनका क्या होगा, फैट मेल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, थेरेपेटिक मसाज आजकल बहुत फेमस है वेट लॉस के लिए, पंचकर्मा सेंटर में यूज करते हैं, उद्वर्तन।
तो पाउडर की मसाज करते हैं तो अंदर का फैट पिघलने लगता है। नहीं तो तो उसमें आयुर्वेद ऑयल रोज का इस्तेमाल नहीं होता? न, उसमें ड्राई पाउडर करते हैं योगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फैट जमा है, तो अच्छा। उसके लिए उसको यूज करते हैं। बाकी लोगों को बोला है कि अपना जो है तेल का अभ्यंग करना चाहिए, ऑयल मसाज। तो जैसे हमने उसमें वात प्रकृति वालों के लिए और कफ प्रकृति वालों के लिए जो है तिल का तेल अच्छा हो, तो थोड़ा हीटिंग होता है ना। और अश्विनी जी बोल रहे हैं कि अश्विनी जी बोल रहे हैं गुरुजी ने बोला तांबुलम इज गुड फॉर विशुद्धि चक्रा। यस, बिल्कुल वही अपना जो है ना पूरा सिस्टम में काम करता है, हृदय को भी बल देता है। और तो उस वाले उसको क्लींज करता होगा यहाँ पे हृदय और जी के पास। जी। तो ये बोलते हैं कि चूना क्यों लगाते हैं, अगर मतलब तांबुलम के पे चूना लगाने से कुछ हेल्दी होता है या उसका रीजन क्या है? नहीं, चूने की मात्रा को लोग, अगर चूने को तो औषधि बताकर उसका मात्रावत सेवन किया जाए तो वो औषधि का काम करता है, सिस्टम को अल्कलाइन करने में मदद करता है। अच्छा, एक छोटी कम मात्रा में ले तो। हाँ, बहुत हल्की मात्रा में अगर इसका चूने का सेवन करते हैं, है क्या नहीं। हाँ, उसका जो है चूने का पानी भी औषधि में इस्तेमाल होता है, तो उसको अगर कम मात्रा में यूज करते हैं तो वो औषधीय काम करता है। अंदर बहुत ज्यादा सिस्टम में एसिडिटी ज्यादा, उसको एल्कलाइन में एल्कलाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बात की साइकिल आ जाती है, और आप बता रहे थे कि मसाज करना चाहिए। हाँ, मसाज के लिए भी उसमें बताया गया कि भाई जैसे वात प्रकृति के लिए और कफ प्रकृति के लिए तिल का तेल अच्छा होता है। पित्त के लिए कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, जो थोड़ा कूलिंग रखता है या नॉर्मल रखता है, तो उसको जो है वो अच्छा रहता है। और भी चंदन आदि तेल है, बला तेल, फिर कई सारे औषधि तेल हम लोग बनाते हैं आयुर्वेद में, इन सब के तेल के मिक्सचर से या अलग अलग औषधियों के मिश्रण से, है ना। तो कई सारे थेरेपेटिक यूज में भी होते हैं और रेगुलर मसाज के लिए भी यूज होते हैं। अब जैसे कमजोरी शरीर में तो क्षीर वाला तेल यूज कर लो, वो जल्दी से बाहर से पोषण देता है। नर्व्स की वीकनेस ज्यादा है तो नारायण तेल काम करेगा। मसल्स की वीकनेस ज्यादा है तो क्षीर वाला काम करेगा। स्किन में फोड़े फुंसियां हैं, कहीं बर्निंग वगैरह सेंसेशन है, या आम वात है तो पिंड तेल अच्छा काम करेगा। बॉडी को ब्यूटीफुल रखना है तो अपना जो श्री श्री ने बॉडी ऑयल बनाया उसमें ज्यादा काम करता है। तो ये सब हम लोग क्या अपना बनाते श्री हैं। श्री का तो श्री श्री का तो चीर वाला भी है। जी जी हाँ, तो हम हर चीज का ध्यान रखते हैं योगी, जिसमें सब चीज बनाया है। दूध डाल के बनाते थे वो सब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चूने के बारे में दो तीन क्वेश्चन आ गए लोगों के कि जी, चूना क्या है, कैल्शियम है, इसको रात को भिगो के खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे भिगो के खाते हैं कितना ना, अल्कलाइन होता है तो मतलब उसमें कैल्शियम की अल्प मात्रा, मात्रा में। अगर इसको हाँ इसके सेवन करने से क्या कैल्शियम की कमी दूर होती है? हाँ, कैल्शियम कमी में तो मदद करेगा ही, साथ में बेसिकली जो जिनको एसिडिटी ज्यादा होती है ना, वो एसिड को बैलेंस में मदद करता है। अम्लता जब ज्यादा हो जाती है अच्छा। ना शरीर में, तो उसके लिए हम्म। पहले के लोग उसके इस्तेमाल करते हैं जब औषधियां नहीं होती। आज तो हमारे पास अम्ल पित्तारी बटी औषधियां हैं, कामधुदा रस है, तो सब कुछ हाँ, आप अवेलेबल चूना को इस्तेमाल रहने दो, कंफ्यूज हो है कि जाओगे। आपको नहीं। उसका हाँ, एसिडिटी है तो उसका जो मलपित्तारी ले लेना। अम्ल पित्तारी ले लेना, उसका मात्रावत सेवन का जरूरी है। और मात्रा भी हाँ, सबके बहुत लिए एक नहीं हो सकती योगी जी। आयुर्वेद कहता है कि देश काल प्रकृति वय और बलाबल, इसके आधार पे औषधि दी जाए। आजकल लोग जो बड़े वो खा रहे हैं, क्या नाम है इसके, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के खा रहे हैं, कुछ नहीं होता, सब हजम होता है। और वही लड्डू गर्मी में खाएगा तो नक्सीर फूटने लगती है, पित्त बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। तो अंतर हाँ काल हाँ, का बड़ा अंतर है, गर्म हो गया। इसलिए जो है संभल के लेनी चाहिए चीजें, थोड़ा सा गाइडेंस के साथ। तो जो धूमपान है उससे प्रकृति इम्बैलेंस तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो हम सिर्फ कफा इम्बैलेंस को यूज करने के लिए इस्तेमाल जी करते जी, हैं ना। उसमें भी जो औषधियां यूज होती हैं योगी जी ने, आयुर्वेद में आपने सुना होगा पंचकर्म में जब हम बात करते हैं सिरो विरेचन की, कि सिर में जो सिर से विरेचन मतलब सिर से दोषों को निर्हरण के लिए जो है ये सिरो विरेचनीय धूम का प्रयोग होता है, जिसमें शिरीष का बीज है, सरसों है ना। और हम्म। अपना ये क्या ना अपामार का बीज है। कुछ नहीं तो प्लेन हल्दी से जो है ले सकते हैं। इनसे धूम्रवर्तिका बनाई जाती हाँ है मेडिकेटेड फ्यूम के लिए। कुछ नहीं तो सीधा मैंने बताया कि सबसे सिंपल है, हल्दी को घी में जला के उसका धूम लो। तो हल्दी क्या करती है, एंटी इंफ्लामेटरी है, कफ का शमन तो करेगी करेगी, वात का शमन भी करेगी, और
साथ में जो है इसका मेडिकेटेड यूज है, मेडिकेटेड फ्यूम हो जाता हो, तो शुद्ध ही करता है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। और साइकिल के बारे में बताइए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जी 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 जी। तो जैसे इसके बाद अपना ये हो गया, तो इसके बाद ये बात करते हैं कि भाई अपना इसके बाद व्यायाम की बात करता है आयुर्वेद के। अभ्यंग के बाद जो है व्यायाम होना चाहिए, कि पहले के जमाने तो लोगों के पास वो होता था, क्या नाम, ये स्टीम सोना हो, कुछ कुछ लोगों के पास होता, जैसा राजा महाराजा लोग, लेकिन सबके पास नहीं होता था। तो सब लोग क्या करते, व्यायाम करते थे, स्क्वाट्स करते थे, दंड बैठक बोलते हैं ना। तो बोलते हैं 20-21 हाँ, बैठक में दंड बैठक। नाक की टिप पे पसीना आ जाए तो समझो कि अच्छा जो है व्यायाम हो गया। तो नेचुरल स्वेदन करते थे, तो उससे जो शरीर में जो दोष हैं छिपे हुए हैं वो मेल्ट हो वो जाके बाहर। बाहर आ जाते हैं। तो यही पर्पज उसका है। आजकल हम लोग पंचकर्मा में क्या करते हैं, पूरा उसमें जो है स्टीम टेबल पे लिटाते हैं या स्टीम चेम्बर में बिठाते हैं और 10-15-20 मिनट उसको स्टीम देते हैं। तो वही आदमी 20 मिनट एक्सरसाइज कर ले तो भी हो जाएगा, और पैसे की बचत अलग है कि नहीं? नहीं तो ये थेरेपी आजकल और 1000-2000 रुपए पैसे खर्चा होता है इसमें तो नेचुरल होता है। हम लोग तो ऐसे योगासन में करा देते हैं इतना तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये करता है कि उसके बाद मर्दन करना चाहिए, कि जैसे दोष निकल गए ना, तो उसके बाद जैसे अच्छे से बॉडी को हल्के से जेंटल मसाज, थोड़ा सा दबा के स्क्वीज जिसको बोलते हैं, मर्दन करते हैं, तो उससे भी उसमें हेल्प मिलता है। और उसके बाद स्नान की बात आयुर्वेद करता है। स्नान में भी बोला है कि सिर से जो है गर्म पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए तो आप गर्म और ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रकृति के अनुसार, कैसा आपका दोष है उसके अनुसार, या कैसी ऋतु है, गर्मी में ठंडे पानी से स्नान में आनंद आता है, सर्दियों में गर्म पानी से आनंद आता है, तो वो सब आपका चॉइस है। लेकिन सर पे बोलते हैं कि गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आंखों के रोग होने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये इसमें आयुर्वेद खास ध्यान की बात बोलता है। और स्नान के बाद ये जो बात करता है योगी जी, स्नान के बाद बोलता है कि भोजन अपना करें। तो भोजन भी आपका ऐसा होना चाहिए कि जो है षड्रसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, और उसमें भी ध्यान रखें कि प्रकृति के अनुसार हो। इसलिए अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आ जाता है कि आपका प्रकृति क्या है। तो अगर आपको पता लग जाए कि मेरा प्रकृतिवात है, तो मुझे मधुर अम्ल लवण का सेवन ज्यादा करना चाहिए, कटु कसा थोड़ा कम लेना चाहिए, है ना। और श्रृंगार और लेप के बारे में हमने बात किया ही था, कि जैसे आप आजकल ड्रेसअप होते हो ना, तो पहले के जमाने चंदन और अगरू लगाते थे। तो गर्मी का सीजन है तो चंदन का लेप करते, आजकल हम खाली टीका लगा के काम चला देते हैं, ठीक है ना। तो चंदन से क्या होता है कि पूरे शरीर में शीतलता बनी रहती है, आपको एसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपने हल्का पतला लेप पूरे शरीर पे लगा लिया। और गर्मी में या ठंडे में अगरू का लेप लगाते थे तो ठंडी नहीं लगती थी। आपने देखोगे हिमालय पे योगी बैठे रहते हैं तो वही करते हैं, शरीर पे लेप लगाते हैं, या तो भस्म का लेप लगाते हैं या अगरू का लेप लगाते हैं, तो ठंड नहीं लगती है। तो ऐसा इसमें बताया गया। तो भोजन भी ऐसा होना चाहिए कि भोजन भी आपका अनुकूल हो, मन के अनुकूल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा प्रकृति के अनुकूल है लेकिन मन के अनुकूल ना हो, ऐसा नहीं। मन के अनुकूल भोजन होना चाहिए और प्रकृति के अनुकूल, दोनों देखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर और मन दोनों का पोषण होता है। आयुर्वेद कहता है कि इसका स्थूल अंश शरीर का पोषण करता है और सूक्ष्म अंश मन का पोषण करता है। तो मन के अनुकूल भोजन जरूरी है। और षड्रस भोजन है, उसमें मधुर रस से शुरू करें और अंत में कषाय रस का सेवन करें। जैसे लंच के बाद आपने बटर मिल्क ले लिया, रात के भोजन के तुरंत बाद आपने थोड़ा सा आशा वरिष्ठ ले लिया। हाँ, सोने से पहले, आजकल हम क्या करते हैं, खाना ही 8 बजे खाते हैं तो गैप नहीं होता। आयुर्वेद कहता है सूर्यास्त से पहले पहले भोजन होना चाहिए, 5:30 से 7:30 के बीच बीच आपका भोजन हो जाना चाहिए। फिर रात को जैसे आप 9:30-10 बजे सोते हो, तो सोने से पहले 1 कप दूध जो है उसमें हल्दी डाल के, तो अमृत तुल्य बताया गया है कि सोने से पहले दूध का सेवन और लंच के बाद बटर मिल्क का सेवन अमृत तुल्य बताया गया इसमें। तो बड़ी महिमा इसके। और उसमें हल्दी अगर आप लेते हो तो हल्दी तो कई रोगों को काटता है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एनाल्जेसिक है,
और इसके जो रिसर्च बताए गए, एंटी कैंसर भी हल्दी को बताया गया है। तो कई रोगों को काटने की शक्ति इसमें, इम्यून मॉड्यूलेटर तो है ही, आजकल सब लोग अपना हल्दी का सेवन करते हैं, है ना। और फिर अपना दिनचर्या में जो भी आप अपना काम करते हो, अपना काम करिए। और निद्रा का सेवन इसमें बताया कि निद्रा आपकी मात्रवत होनी चाहिए, कि जो वात प्रकृति वाले हैं वो लोग कम से कम 8-10 घंटा उनको सोना चाहिए। पित्त वालों के लिए 7-8 घंटा काफी है, लेकिन जो कफा प्रकृति वाले उनको 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। होता उल्टा है, वात वाला जल्दी जगता है, देर में सोता है, दिन भर एक्सरसाइज कर रहा है तो हमेशा रेस्टलेसनेस में रहता है। ऐसे कफा वाला जो आलसी है, जल्दी सो जाता है, देर में उठता है और पूरे दिन भर आलसी रहता है। तो दोनों इम्बैलेंस में जी रहे हैं। गुरुदेव ने बोला है कि हेल्थ इज डायनामिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। तो क्या आप डायनामिक हो या नहीं, ये जानना जरूरी है। आप कुछ भी करो, वो एंथुजियाज्म बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तब आप स्वस्थ हो। तो भोजन मन के अनुकूल बने, प्रकृति के अनुकूल बने और मात्रावत बने। ऐसा नहीं कि ज्यादा खा लिया। अगर आपने भोजन ज्यादा कर दिया तो वही भोजन आपके लिए विष बन सकता है, जिसको आयुर्वेद में आम बोलते हैं। आम का मतलब टॉक्सिन्स। मात्रा से अधिक भोजन जो है टॉक्सिन्स हो जाता है। बोलते हैं ना, अपने अंजलि में जितना आ जाए उतना ही। अब जैसे आपका पेट का साइज है, जो आपका बनता है वही आपके पेट का, इतना भोजन आप एक बार में डालो, वो पच जाए, भले तुम 3-4 घंटे बाद फिर खा लो, लेकिन उसको अच्छी तरह से पचने दो। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि पहले का भोजन पूर्णतः पाचन हो चुका हो, आपको भूख लगी हो और अन्न काल हो। तो अन्न काल जैसे बताया गया कि मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। सो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टाइमिंग है। तो 7:30 से 8:30 के बीच आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, डेफिनेटली बिफोर 9। तो अन्न काल से मतलब है कि आपका जो है सुबह का जो टाइम है। अब आपको 7:30 बजे भूख नहीं लगी तो आप मत खाओ, आप 8 बजे तक वेट करो, 8:30 तक वेट करो, जब भूख लग जाए तब भोजन करें। ऐसे लंच के टाइम में आपको भूख लगी हो, अन्न काल और पहले का भोजन पच चुका। आजकल मैं देखा लोग डकारे आए जा रही हैं, खाए जा रहे हैं, तो वो पूरा टॉक्सिन्स बनाता है। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। योगी के हिसाब से बोलते हैं ना कि दाएं सुर भोजन करे, बाएं पीवे नीर। आपका जो है राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। आपको भूख लगी हो तो तब भोजन करना चाहिए, है ना। ऐसे बायां सुर चल रहा हो और प्यास लगी हो तो जल पीना चाहिए, तो कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है इसके पीछे। बोलते हैं ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी होती है, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल। तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, आपने देखो कि हमारी बॉडी जो किसके कंट्रोल में होती है, कुछ लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल होती है, कुछ राइट ब्रेन से होती है, और कुछ स्पाइनल, जिसको सुषुम्ना नाड़ी हम बोलते हैं। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसलिए जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो ये नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन से पहले थोड़ा सा आप जो है प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो भाई योग की क्या महत्ता इसमें हमारी दिनचर्या में, कि आज हमारा लाइफ स्टाइल स्ट्रेसफुल हो गया, जो पहले के जमाने में नहीं था। आपके पास टाइम टास्क है, ये टास्क पूरा करना ही करना, तो स्ट्रेस बिल्ड होगा। उसको कैसे नलीफाई करना है, तो उसके लिए जो योगिक टेक्निक पहले योगी लोग यूज करते थे, वो आज हमारे पास गुरुदेव की कृपा से सहज उपलब्ध है। आपने सुदर्शन क्रिया कर लिया तो आपका जो कोर्टिसोल लेवल है, लैक्टेट लेवल है, कम हो गया। फिर भी आपका जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया, आपने खाने से पहले थोड़ा ध्यान कर लिया तो वो शांत हो गया। अब आप मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहे हो, साथ में खाना भी खा रहे हो, तो उस खाने के साथ साथ आप वो इम्प्रेशंस भी खा रहे हो, तो वही जाके मैनिफेस्ट होने लगेगा। आप खाते खाते बात कर रहे थे कि अरे भाई वो आदमी ऐसा बीमार था, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया। 2 घंटे बाद देखने, अरे कहीं ये प्रॉब्लम मुझे तो नहीं है। ऐसा अक्सर होता है। मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, जब हम डिजीज पढ़ते थे ना, तो उसमें आधा डिजीज के सिम्टम्स आपस में अपने में मिलते थे। तो हाँ, मन का ऐसा लग जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब, गुरुजी हमें कोर्सों के अंदर डिजीज के नाम नहीं बोलने देते। तो वही तो, जैसे इसलिए संकल्प आता है उस पे वो चेतना में बढ़िया आने लगता है। शांत भाव से भोजन करे। हाँ, उसको जो हमारा शरीर बनने वाला भोजन, तो उसको थोड़ा सा मर्यादा देना चाहिए। जी वही हमारा शरीर बनेगा, वही हमारा मन। जैसा खाए अन्न
वैसा हो मन, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ योगी जी, आयुर्वेद बोलता है कि भोजन का जो स्थूल अंश है उससे शरीर का निर्माण होता है और जो सूक्ष्म अंश है उससे मन का निर्माण होता है। तो जैसा आप खाओगे डेफिनेटली आपका माइंड ऐसे मैनिफेस्ट होने वाला है। और कई बार अक्सर ऐसे होता है, हम इधर मान लो कहीं से खाना खा लिया, उसमें ऐसे सूक्ष्म स्तर पर ऐसी वाइब्रेशन आ गई, वो हमारे मन में आ जाती हैं वही, और हमको लगता है वो हमारे विचार हैं, और फिर वो हम उन पे एक्ट करने लगते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। जी। सो भोजन के बाद इन्होंने बताया कि जैसे शयन का तो हमने बात किया योगी जी की, वात वाले को जो है 8 से 10 घंटा सोना चाहिए, पित्त वाले को जो है 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, और कफ वाले को 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे लोगों का थोड़ा सा, कई लोगों को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, कई लोगों को डे शिफ्ट में काम करना पड़ता है, टाइम जोन अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में योग का जो मेडिटेशन वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गुरुदेव बोलते हैं कि जो 20 मिनट का मेडिटेशन हो 6 आवर स्लीप के बराबर डीप रेस्ट देता है। तो इसलिए मेडिटेशन तो सब लोगों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने लाइफ में। हाँ, पर ये ध्यान रखना, उसका मतलब नहीं है कि सोना नहीं है, सोने का अलग विज्ञान है, ध्यान का अलग विज्ञान है। रेस्ट उसके बराबर देता है, पर जो आपका स्लीप है उसके लिए वो उसको भरपाई नहीं कर रहा है उसकी। सोने से अलग कुछ होता है शरीर के अंदर। आयुर्वेदा क्या बोलता है, क्या होता है सोने से? सोने से योगी जी बोलते हैं कि हमारे जो शरीर में जो वात पित्त कफ के विकार चल रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं, शरीर निर्मल होने लगता है, और पोषण होता है, शरीर का पोषण भी होता है और नरिशमेंट होता है। जो आपने खाया दिन भर में सब एक्टिविटीज एक तो शांत हो जाएंगी, न्यूट्रिशन होगा प्लस डिटॉक्सिफिकेशन होगा, दोनों पित्त चीजें। रहता है ना, रात को काफी जी समय तो पित्त रहता है, तो अग्नि रहती है, पित्त मतलब अग्नि, अग्नि तो मतलब बॉडी में जितना भी, मतलब आप ये समझो कचरा होता है ना वो रिसाइकिल होता है, सादी भाषा में अगर आप समझे तो। अगर सोओगे नहीं तो रिसाइकिल नहीं होगा, कचरा बढ़ जाएगा। तो इसके बाद आयुर्वेद कहता है योगी जी की रसायन सेवन करना चाहिए। तो रसायन सेवन से क्या होता है कि बोलते हैं कि आयुर्वेद में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पंचकर्म करके बॉडी को शुद्ध करके रसायन का सेवन करता है तो उसकी आयु निश्चित 100 साल है, ये शास्त्र ने कहा। रोड एक्सीडेंट में मारा जाए तो बात अलग, लेकिन बीमारी से नहीं मरेगा, इतनी उसकी गारंटी होती है। ये इतना बड़ा, इसलिए इसको आयु का विज्ञान कहा गया कि आयु भी आदमी की बढ़ा सकता है। लोग 300-300 साल जीते हैं, ऐसे नहीं जीते हैं, इसका विज्ञान इसके पीछे है। इसलिए पंचकर्म करके रसायन बोले 1 वर्ष तक अगर वो रसायन का सेवन करता है तो निश्चित सताई होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इतना बड़ा हाँ, जितना भी उम्र रहेगा स्वस्थ रहेगा, है ना जी। स्वस्थ बना नहीं योगी जी, इसमें जो स्वास्थ्य आयुर्वेद बना में जो रहेगा बताएगी, अगर आप आज के डेट में देखो, एक कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, बंदर, ये अपनी लाइफ पूरी जी रहे हैं। हाँ, एक इंसान है जिसके, इंसान की लाइफ 100 से 120 साल की डिजाइन की गई शास्त्रों के अनुसार। हाँ, शास्त्रों के हिसाब से तो 120 साल है, क्योंकि कितने लोग दस्ता पहुंच रहे हैं 100 जो, तक? हाँ 120 साल बताइए। कितने लोग पहुंच रहे हैं? 1 लाख में से 1 आदमी भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो हमारा आज का एक्चुअल का हेल्थ डाटा है एक्चुअली में, आज में देखा जाए तो ये सब हाँ, तो केमिकल लोग खा जानना खा चाहते हैं के, ये सब रसायन है जानवर क्या। खा के, है ना। तो डॉक्टर साहब, लोग जानना चाहते हैं रसायन क्या है। रसायन वे औषधियां हैं जो शरीर में जरा मतलब बुढ़ापे को रोकती हैं और शरीर को नया बना के रखती है। अब हम वापस वात पे आते हैं योगी जी। हमने कहा कि वात पित्त कफ जो है ना कि ते वयो अहो रात्रि भुक्तानम अंत मध्य दिगा क्रमात्, ये जो वात पित्त कफ है हमारी एज में, बच्चों में क्या होता है, कफ का प्रॉब्लम कॉमन होता है, इसलिए हर दूसरे दिन माँ जो है चाइल्ड स्पेशली सर्दी खांसी के लिए दवाई के लिए लेके जाती है। यंग एज में जो है हेडेक, माइग्रेन, पिंपल्स कॉमन होता है। ऐसे ओल्ड एज में वात का प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन कॉमन होता है। उल्टा सोचो, ओल्ड एज में वात बढ़ जाता है, वात का प्रकोप होता है, और अगर आपने वात को प्रकोपित नहीं होने दिया तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। यही तो सीक्रेट है उसका। और वात को बैलेंस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका वात को बैलेंस करने का मसाज एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मेडिटेशन की ना, मेडिटेशन के मालिश से हो बिना। जाते हैं। हाँ, आजकल की जो हमारी जीवन शैली है, इसमें अगर मेडिटेशन हमारा जीवन का अंग नहीं है तो कुछ ना कुछ
जीवन में हम मिस कर रहे हैं, कुछ तो तो योगा, परेशानी है। मेडिटेशन एंड मसाज is the secret to be young forever. And then using certain rejuvenators, बोलते हैं ना कि रसायन सेवन से हमारा आयुष्य बढ़ता है, जैसे त्रिफला है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, शतावरी है, च्यवनप्राश है, कुष्मांडक रसायन है, बहुत सारे रसायन आयुर्वेद में, हरितकी है। तो कोई भी एक रसायन अगर आप सेवन करते हो, लेकिन बोला है पंचकर्म के बाद, कोष्ठ की शुद्धि होने के बाद, तब उसका पूरा फायदा मिलता है। तो ये इसमें रसायन की महिमा बताई गई है कि इज वेरी इफेक्टिव व्हेन वी यूज रिजुमिनेटर्स और रसायन आफ्टर पंचकर्मा। है ना, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा रसायन कौन कौन सी औषधियां हैं। रसायन वो औषधियां हैं जो हमारे अंदर वात के प्रकोप को कम करती है और हमारे स्वास्थ्य लाभ बढ़ाती है ना। कौन कौन सी औषधियां हैं आप अश्वगंधा है, अश्वगंधा, आंवला, त्रिफला, हरितकी, शतावरी है ना, कुष्मांडक रसायन है, ब्रह्म कुष्मांडक रसायन तो आपको बन के मिल जाता है ना। च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश भी रसायन का काम करता है। जी। सर्दियों में तो बहुत जरूरी है ये लेना आप। और आजकल तो लंग्स को बचाने के लिए सबसे बढ़िया च्यवनप्राश का सेवन करो। हाँ। इसके बाद लेकिन वो च्यवनप्राश वो खाना जो थोड़ा अच्छा हो, है ना, अपना शीशी का ले लेना। नहीं आजकल तो लोग उसमें मीठा बहुत होता है जो है ना, सो हाँ, चीनी है आपकी भी 40 बहुत रुपए होता किलो, है। और च्यवनप्राश है 400 रुपए किलो। डॉक्टर साहब बहुत सारी औषधियां ना काफी मुश्किल से मिलती हैं। जी जी, तो वो सब डलती नहीं है, बहुत सारी, कितनी सारी तो हर्ब्स डलती है ना उसमें। सही बात है। 60 मोर देन कितनी 38, कितनी हाँ, मोर देन हाँ, 38 जड़ी बूटियां पड़ती हैं उसमें जो है, जो अलग अलग तरह की होती हैं, है ना, जो बल भी दें हमको, शरीर के जो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस भी करें, तीनों को बैलेंस करता है। तो वो सब औषधियां पड़ती हैं। तो हमें कैसे, इसलिए देखिए गुरुजी आजकल बताते हैं कि हमको महीने में, हर 3 महीने में एडवांस कोर्स कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि मन में तनाव आ जाता है, जब तनाव आ जाता है हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तनाव के साथ साथ एक और चीज होता है योगी जी उसमें, कि जैसे रोग का 2 अधिष्ठान बताए, एक तो शरीर बताया, एक मन बताया आयुर्वेद ने जी। तो रोग में, शरीर में तो वात पित्त कफ की गड़बड़ी से होगी जिसमें 6 महीने लग जाते हैं, वो संचय या प्रकोप प्रसर घूमते घामते वो 6 महीने में रोग बनता है। दूसरा क्या था कि इंप्रेशन सीधा आ गया और फिर वो शरीर में मैनिफेस्ट होता है। जैसे एक गुड न्यूज भी हार्ट अटैक दे सकती है, बैड न्यूज भी हार्ट अटैक दे सकती है। गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक रोगी था, उसका कार्डियक पेशेंट था, उसने जो है $1 मिलियन लॉटरी जीती। उसके फैमिली वाले परेशान थे, इसको पता लग जाए, इसको हार्ट अटैक ना आ जाए। तो प्रीस्ट के पास गए कि फादर, इनको थोड़ा सा समझाओ कि माया कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, तुम अगर $1 मिलियन लॉटरी जीत भी जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फादर ने उसको समझाया कि बेटा ये सब कुछ नहीं है, माया आना जाना है। अगर तुम सोचो कि अगर तुम अगर $1 मिलियन लॉटरी जीत गए तो क्या करोगे? बोलो पापा, फादर आई बेट आई विल गिव यू 50%। तो फादर को हार्ट अटैक आ गया। तो मतलब एक सूचना, मतलब बोलने का मतलब कि सूचना क्या है? एक संवेदना है, एक इम्पल्स है, एक वाइब्रेशन है। तो कई वाइब्रेशन जो हमारे कान सुन सकते हैं, ध्वनि का एक वाइब्रेशन हमारा कान सुन सकता है, उससे नीचे का लेवल भी नहीं सुन सकता और ऊपर का लेवल भी नहीं सुन सकता है। तो ऐसे जो पूरा ब्रह्मांड है वो हजारों कॉस्मिक वाइब्रेशन से भरा पड़ा है। कब कब हमारा सिस्टम वो इंप्रेशंस के थ्रू गुजरेगा, जिनको हम ग्रहों की दशा बोलते हैं। आजकल तो इंप्रेशंस के, वाईफाई के इंप्रेशंस आ गए, वो अलग इफेक्ट कर रहे हैं, टेलीफोन के आ रहे हैं, वो अलग इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है, कोई बुरा सोचता है, वो भी इम्पैक्ट करता है ना। इतने सारे इंप्रेशंस हमारा सिस्टम झेल रहा है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अटक जाता है, जो रोग बन जाता है। तो साइलेंस कोर्स में क्या होता है, जो एक डिलीट बटन है, हॉलो एंड एम्प्टी, वो खाली करते रहता है उसको। नहीं, वो एक्चुअली पता कैसे होता है डॉक्टर साहब? ये जैसे हम डिटॉक्स करते हैं, रात को सोते हैं, डिटॉक्स होता है
ऐसे ही हमारी चेतना पे डिटॉक्स कैसे होगा? जो चेतना पे संस्कार आ गए, जो मन में आपने बोला, तो जी जी उसके लिए समाधि की आवश्यकता होती है ना? जी। इसलिए हर 6 महीने में कम से कम एक एडवांस कोर्स सबको गुरुदेव ने बोला है। नहीं, और 3 महीने में। हाँ, अभी डॉक्टर के साहब, आप तीन पहले के महीने बता रहा हूँ, अभी 3 महीने में एक बोला। मैं तो पहले से 3 से 4 महीने बोलता हूँ, अब गुरुदेव भी बोल रहे हैं 3 से 4। क्योंकि अभी क्या हो गया कि जी, देखो एक कलेक्टिव माइंड भी तो काम करता है, सारे लोग त्रस्त हैं, कोरोना का फियर है, ये सब चीजें, तो एक कलेक्टिव माइंड भी हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है। मैंने बोला ना कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ घटित हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमको भी पड़ रहा है। तो अभी उस लेवल का साधना भी चाहिए और उस लेवल का समाधि भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ। बाकी आप बताएं। हाँ, देखिए, मेरा अनुभव खुद रहा। मैं जब एडवांस कोर्स तो करता था, बीच में नहीं किए थे, आश्रम में रहते हुए भी ऐसे लगता था मुझे तो आ गया, समझ में आ गया, कर लिया, अब करना क्या, यही पता नहीं था। एडवांस कोर्स तो स्नान की तरह है, स्नान को करना जरूरी है बार बार। तो हमको कई बार लग जाता है ना कि हमने तो कर लिया, समझ में आ गया, पर ऐसा नहीं है। एडवांस कोर्स ऐसी चीज है जो चेतना को स्नान कराना है। तो मेरा बीच में ना कुछ 6-7 साल का गैप हुआ था आश्रम में रहते हुए, 6-7 साल एडवांस कोर्स ही नहीं करा। फिर जब पूरा सेटअप बना लिया था, फैक्ट्री बन गई थी जब आप भी आ गए थे आश्रम, तो जी उसके बाद जब वो सेटअप बन गया था तो थोड़ा गैप आया, तो किया एडवांस कोर्स 7 दिन वाला। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या गलती कर रहा था। उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर साहब, कि मैं 6 महीने भी करके देखा, फिर 4 महीने करके देखा। तो मुझे सबसे अच्छा सूट क्या हुआ, जब मैं 3 महीने में कर लेता था एडवांस कोर्स, तो बहुत मन में स्फूर्ति और शरीर भी बढ़िया मस्त रहता था। नहीं तो ऐसा लगा मुझे, अगर 1 साल में आप एडवांस कोर्स करो तो सिर्फ तनाव को दूर करोगे, उससे आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। आपके अंदर जो खुशी महसूस होनी चाहिए वो थोड़ी दूर हो जाती है। दो करने से, अगर 2 करते हो आप, तो कभी खुशी कभी गम, वो होता है ना, कभी खुशी गम, ऐसे चलता रहता है ना। कभी आप खुश हो जाओगे, कभी तनाव आ गया तो डाउन हो जाओगे। लेकिन जब मैं 3 एडवांस कर रेगुलर चालू करा हर 3 महीने में, तो फिर खुशी खुशी खुशी, वो गम थोड़ा दूर चला गया, गलत जगह आ गया। तो वो चॉइस हमारे पास है कि हम कैसे करें, है ना। और अभी भी मुझे लगता है अगर हम सिर्फ 20 दिन अपने जीवन के 20 से 25 दिन देते हैं, 340 दिन हमारे पास होते हैं, तो कितना समय जाता है हमारा? सिर्फ 4 से 5% समय। 4 से 5% समय हमारे अंदर वाले मन को नहीं दे पा रहे, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, हमारी प्रायोरिटी कहीं गड़बड़ है ना, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइए। अब क्वेश्चन है कुछ ना कि जी जी। हाँ हाँ, तो पित्त को कैसे बैलेंस करें हम, और डिप्रेशन एंजाइटी को कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, डिप्रेशन और एंजाइटी के मैं बताता हूँ इलाज। एक तो आप एडवांस कोर्स करना, दूसरा सेवा जरूर करना। डिप्रेशन आता कब है? जब हम बहुत पाने की चाह रखते हैं, या हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, तब डिप्रेशन बनता है। हम इंटेलिजेंट है और हमको हर चीज में नुक्स नजर आने लगता है, तो आप थोड़ी सेवा करो, दिल खोल के रखो, डिप्रेशन भाग जाएगा, कहीं और चला जाएगा। थोड़ा तमोगुण का भी ध्यान रख लेना। तो तमोगुण का कैसे ध्यान रखेंगे? खाने के द्वारा, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। डिप्रेशन कहीं ना कहीं मन के स्तर पे तमोगुण आ रहा है, जी। उसका ध्यान हम क्वेश्चन रख पूछे, सकते हैं उपवास के द्वारा। प्राणलो हो जाता है उसमें, प्राणलो हो जाता है ना उसमें। हाँ हाँ एक जी, हाँ क्वेश्चन जी, पूछे। बताइए। हाँ ये बताइए, क्वेश्चन आया है कि हमें पूछिए पूछिए। एडवांस कोर्स पहले करना चाहिए कि सहज समाधि पहले करना चाहिए? जो पहले हो देखिए, रहा हो सह वो पहले समाधि करें। डेली के लिए, हाँ, सह समाधि डेली की आवश्यकता है। वो, ये दोनों में ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो कहीं गड़बड़ है, हमें समझ नहीं आई। सह समाधि तो डेली करनी है हमको, क्योंकि डेली आपके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है बाकी दुनिया में। अगर आप देखो कि आप खुद समाधि में चले जाओ, आप ध्यान में आ सकते हो, समाधि में आने के लिए कुछ चाहिए आशीर्वाद। बिना आशीर्वाद के शरणागत के समाधि में खुद नहीं आ सकते, वो आपको सहज समाधि में मिल जाती है। और एडवांस कोर्स तो आपके जो इंप्रेशन आ गए, जो आपके जो बोलते हैं ना, खराब समय चल रहा है, डिटॉक्स का टाइम चल रहा है, मैं तो डिटॉक्स का टाइम बोलता हूँ। अगर बोलते प्लेनेट के स्थिति खराब है,
तो आपको डिटॉक्स कर रही है प्लेनेट। क्या बोल रहा है प्लेनेट? देखो, रात को डिटॉक्स करते हो तो क्या करते हो आप? डिटॉक्स तब होता है जो आप सोते हो, मतलब विश्राम करते हो। ऐसे ही जब आपका ग्रह गति खराब चल रही है तो आपकी जो चित्ता है, आपकी जो चेतना है, उसमें कुछ ना कुछ रिलीज करना चाहती है, वो कुछ इंप्रेशन लेके चलिए। तो कैसे रिलीज होगा? जब आप विश्राम करोगे। विश्राम करोगे जब भी सफाई होती है। कपड़ा जब तक इस्तेमाल करते रहो तो सफाई नहीं होती। जब उसको डाल देते हो ना बकेट के अंदर और पानी में भिगो के या मशीन के अंदर छोड़ते हो थोड़ी देर, तब उसकी सफाई होती है। तो विश्राम इसकी कुंजी है। और विश्राम कैसे करना है? ऐसे नहीं विश्राम कि सो जाओ, विश्राम करना सजगता के साथ, वही समाधि है ना। और वो गुरुजी ने हमको इतना ब्यूटीफुल बना के दिया है। भगवत गीता पढ़ लो, विज्ञान भैरव पढ़ लो, पातंजलि योग सूत्र पढ़ लो, सबका जो निचोड़ है वो एडवांस कोर्स में दिया है। बहुत इसलिए सुंदर। पातंजलि महर्षि बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, कि अष्टांग योग को अगर आप अष्टांग योग का इस्तेमाल कर रहे हो तो होता क्या है? तो पातंजलि महर्षि तो आयुर्वेद के भी उतने बड़े ज्ञाता थे जितने योग के हैं, है कि जी नहीं? जी जी वो जी। तो आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। पातंजलि महर्षि बोलते हैं जो अष्टांग योग फॉलो करता है, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेख्याति, कि जो हमारी अशुद्धियां हैं वो दूर होंगी और ज्ञान हमारे अंदर से आएगा। ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता। कोई कितना भी लेक्चर दे दे, वो ज्ञान नहीं होता, वो जानकारी होती है। जब उसका इस्तेमाल हम करने लगे अपने जीवन में तो वह ज्ञान हो जाता है। वो कैसे आता है? अंदर से। कैसे आएगा? जब सजग होंगे हम, और फिर हमारा जो विवेक है वो बढ़ता है। और यही आयुर्वेद का भी लक्ष्य है, नहीं? और ये पूरा एडवांस कोर्स में सब पूरा अष्टांग योग फॉलो हो रहा है, शुरू से लेके, है ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब हो रहे हैं। आप ध्यान देना, लोगों को आइडिया नहीं है हम अष्टांग योग कर रहे हैं अगर एडवांस कोर्स में जा रहे हो आप पूरा। चलिए डॉक्टर साहब बताइए फिर कैसे करेंगे? लोगों हाँ को जो एंजाइटी डिप्रेशन की बात हो रही थी जी। तो वहां पे चले गए हम लोग। आप करते एंजाइटी रहिए, डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन दूर हो जाएंगे। एंजाइटी तमोगुण कैसे डिप्रेशन के लिए करेंगे जो इसमें, ये तमोगुण आता है डॉक्टर साहब? तो योगी जी इसमें बोलते हैं ना कि भोजन जैसे बताया ना कि सात्विक रासिक और तामसिक 3 क्वालिटी में भोजन को बांटा गया है। सात्विक में जैसे आपने ताजे फल ताजा भोजन हो गया, सात्विक हो गया। बहुत ज्यादा तीखा चरपरा फ्राइड आइटम रासिक हो गया, है ना। और बासी खाना हो गया, स्टेल फूड हो गया। और जितना भी जो डेड बॉडी बोलते हैं, क्या लाश बोलते हैं ना डेड बॉडी को, तो जितना लोग मांसाहार करते हैं डेड बॉडी तो है। जब लोग ये डेड बॉडी खाते हैं तो क्या होता है, उससे वो हमारे शरीर के प्राणों को पी जाता है। उसको डाइजेस्टेबल बनाने के लिए हमारे शरीर से प्राण को खींचता है। तो कई लोग तो डाइनिंग टेबल पे ही सो जाते हैं। फिर जो इसका जो जब ये पचता है तो ये मन में एग्रेशन वायोलेंस एंड हेट्रेड को देता है और फिर डिप्रेशन आता है। तो पहले एग्रेशन वायोलेंस एंड हेट्रेड एंड देन डिप्रेशन। तो अगर डिप्रेशन आ रहा है तो सत्व बढ़ा दो। तो सत्व बढ़ाने के लिए रोज ताजे फलों का रस लें, सलाद की मात्रा ज्यादा कर दें खाने में, सब्जियां ज्यादा खाएं और अन्न कम करके फल सब्जी थोड़ा बढ़ा दो तो सत्व बढ़ जाएगा। साथ में बोलते हैं कि सत्संग में तुरंत सत्व बढ़ जाता है, वाइज कंपनी में तुरंत सत्व बढ़ जाता है इंस्टेंटली, क्योंकि ऐसे माइंड जोन में चला जाते हैं जहाँ पे माइंड लेवल ऑलरेडी हाई है। तो उससे सत्संग से होगा, सात्विक भोजन से होगा, मंत्रा चैंटिंग से होगा। अगर कॉन्स्टेंटली तुम एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते, पॉजिटिव वाइब, जैसे ओम नमः शिवाय है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र चैंट करते हो, उससे भी वाइब्रेशन क्रिएट होके आपके जो चारों तरफ जो माइंड का जो नेगेटिव वाइब्रेशन हो गया वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मेडिटेशन इज द अल्टीमेट। और वो भी मेडिटेशन जब गुरुजी ने ये इतना चीजें उसमें ब्यूटीफुल काम बना के करेंगे दिया है हम लोग को, जी। इतनी ब्यूटीफुल मेडिटेशन जो भगवत गीता में अक्सर बात करते थे लोग, नासिका ग्रह के लिए पूरी आंखों से देखने की कोशिश करते थे और करते हैं लोग अभी भी। मतलब हम भाग्यशाली हैं कि हम नासिका को महसूस कर रहे हैं। बाकी सब लोग आंख खोल के बैठ के सोच रहे हैं उनको कुछ होने वाला है ना। आंखों में ही दबाव पड़ता है उससे, है ना। ये करते जाएं। और औषधि में ब्राह्मी है, नारायण कल्प है, मेद्य रसायन है, ब्रह्म रसायन है, ये हेल्प करेंगे योगी जी उसमें। हाँ,
ठीक है, और बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा ना। हाँ, तो आगे फिर आयुर्वेद कहता है कि इसके बाद जो है ये सद्वृत्त की बात करता है। जैसे अभी आप यम नियम की बात कर रहे थे, तो इसमें ये कहता है कि अहिंसा है, अस्तेय है, अनात्म काम है, अवॉइड हार्श वर्ड्स, क्वेरल, अविद्या, फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स, अल्कोहल बिजनेस, नॉट टू क्रॉस रिवर डायरेक्टली। पहले के जमाने बोलते कि नदी को सीधा नहीं क्रॉस करना, ये तो बहने के चांस, बोलते हैं डायगोनल क्रॉस करो। पहले पुल कम होते थे तो लोग तैर के जाते थे, शास्त्र में लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। एंड वर्शिप टीचर किंग काउ एंड चैत्य वृक्ष, बोलते हैं कि जो आपके गुरु हैं और आपके राजा हैं और गाय है और चैत्य जो बड़ा वृक्ष होता है गांव के अंदर, उनको वर्शिप करना चाहिए, देव को पूजा करना चाहिए। ऐसे ही एल्डरली है, फिजिशियन, वैद्य, ब्राह्मण और गुरु को जो है उनका आशीर्वाद देना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसे अतिथि का रेस्पेक्ट करना चाहिए कि दे आर योर वेल विशर। तो बेसिकली दे क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन फॉर यू। ये आपके एक लिए अच्छा सोचते हैं कि आपको अच्छा हो। आजकल के डॉक्टर्स की तरह नहीं कि बहुत से, सब लोग नहीं, पर कुछ लोग सोचते हैं इसका किडनी बेचूं कि लिवर बेचूं, है ना। पहले तो वैसे बिजनेस, आपके वेल विशर होते थे। हाँ नहीं, अभी भी बहुत हैं, आप भी हैं और बाकी लोग भी हैं, अभी ऐसा नहीं है, कमी तो नहीं है, पर लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो, और मैं गीता में अगर आप देखो 16वें अध्याय में, तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं लोग कैसे भ्रष्टाचार करते थे 5000 साल पहले भी, बहुत कुछ होता था, पैसों के लिए क्या करते हैं लोग। और अगर आप देखोगे ऐसा लगता है जैसे अभी जो अभी चल रहा है उसकी कहानी बताई जा रही है। फिर ये बोलते हैं कि सर पे भारी बोझा नहीं उठाना चाहिए, कंपैशन एंड केयर फॉर एनिमल्स एंड ऑल लिविंग बीइंग्स, प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ सेंस। ये बहुत बताया गया कि आप अपने सेंसेस का प्रॉपर अटैचमेंट होना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में रजस को भी एक क्वालिटी माना गया मन की, कि मात्रावत आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा में भी और बहुत कम में भी, दोनों में मन अवसाद में जा सकता है। फिर जेम्स की बात करते हैं कि आप थोड़ा सा जो है ये मणि वगैरह धारण कर सकते हैं, जेम्स यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका एक प्लेनेटरी जो इम्पैक्ट बॉडी में है वो नेगेटिव का पॉजिटिव में हो जाता है और पॉजिटिव का और पॉजिटिव हो जाता है। ये आयुर्वेद इतनी बात कहता है योगी जी इसमें। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एक बच्चे है उसकी आई साइट कम है तो क्या करना चाहिए बच्चे को? हाँ, आंखों के लिए देखो, एक तो अपना नेत्र ज्योति प्रोग्राम अपना यहाँ पे आश्रम में है ही, एक तो उसका लाभ उठा सकते हो। उसमें कई सारी सीक्वेंस है, अपने नेत्र तर्पण होता है और कई सारे आई ट्रीटमेंट्स हैं। और औषधि में अपना जो है ये सप्तामृत लौह आता है, महात्रिफला घृत आता है, ब्रह्मी है, मेदे रसायन, ये सब हेल्प करेंगे। साथ में योगा उसमें बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको। तो योगी का एक्सरसाइज, तो योगी जी के साथ जब आप योगा करोगे तो निश्चित उसमें कुछ आई एक्सरसाइज भी होती हैं, फेस के कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा है इंस्टेंटली। लेकिन आपको पित्त शामक आहार जरूर करना चाहिए, निश्चित बात है, क्योंकि आंखों की प्रॉब्लम में मोस्टली पित्त प्रधान कारण होता है। तो चिल्ली, जंक फूड, फ्राइड फूड निश्चित रूप से अवॉइड करें। और आंवला है, ब्रह्मी है, सप्तामृत लौह है, इसका सेवन करवाएं। जब हम हल्दी में, दूध में हल्दी डालते हैं तो पित्त के लिए कैसा रहता है? हाँ, पित्त वाले को थोड़ा संभल के लेना, अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो पहले पित्त को शांत कर ले, उसके बाद ले सकता है, लेकिन मात्रावत सेवन लाभकारी होगा। अगर पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इम्बैलेंस है, तो उसको थोड़ा सा ठंडा दूध कम अच्छा मात्रा में बोलते ले हैं, सकते हैं, कम मात्रा में ले सकते हैं। तो थोड़ा ठंडा दूध अच्छा मानते हैं ना अगर पित्त बढ़ा ठंडा हुआ है दूध, तो। ठंडा दूध में मिला के लेगा तो इंस्टेंट हेल्प करेगा। लेकिन हल्दी तो भी लाभ करेगी, हल्दी ज्यादा खाएगा तो वो पित्त बढ़ा देगी, थोड़ा हीटिंग होती है ना हल्के से। हाँ जरूर। जी ऋतु की बात आ रही है, ऋतु की बात तो अगले एपिसोड में करेंगे, अगली बार, है ना, जी जी ऋतु जी, पे चर्चा। दिनचर्या के बाद फिर ऋतुचर्या हाँ आता है जो है। हाँ, अभी दिनचर्या खत्म करते हैं पहले, और इसमें जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करते जा रहे हैं हम लोग। वाता के बैलेंस की तो बात हो ही गई थी कि वाता में तो हमको मसाज लेना है, ऑयल मसाज लेना है। रिलैक्स, स्टे काम, स्टे वार्म एंड बी कोजी, मसाज एवरी डे एंड मेडिटेट, दैट इज द की। तो बोलते हैं वाता लोग को सलाद कितना खाना चाहिए, उनके लिए क्या उनको प्रभाव रात को पड़ता है? बिल्कुल शाम के टाइम पे नहीं खाना चाहिए, दिन में हल्की मात्रा में खा सकते हैं, कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में वो फिर जो है ना सुबह के टाइम पे खाएं, क्योंकि सुबह को कफा टाइम है तो नुकसान नहीं करेगा। दोपहर को भी तो भी ठीक है, रात को खाएगा तो बात पक्का बढ़ाएगा।
हाँ, रात इसलिए को जिन लोगों का वात बड़ा होता है उन लोगों को भी शाम के समय में सलाद का या पत्ते वाली सब्जियों का सेवन शाम के समय नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दही का भी बोलते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, दही को रात को नहीं खाना चाहिए, उसको बोलते हैं योगी जी अभिसंधि। अभिसंधि का मतलब दही खाने के बाद नींद आती। इट ब्लॉक द सिनेप्टिक जंक्शन, जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है। तो एक तो रात्रि तमोगुणी है, और अगर हम बहुत ज्यादा तमोगुणी भोजन करेंगे तो कई बार वो हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लॉक्स बना सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉक्स बना सकता है। इट कुड बी डेंजरस सम टाइम। हाँ, अगर आदत है, कुछ लोग को तो आदत होती है वो तो ले सकते हैं, लेकिन बचपन से खाते आ रहे हैं जैसे साउथ में लेते हैं ना थोड़ा सा। हाँ, वो साथ को बोलते हैं, साथ में हो जाता है, उन लोगों को आदत हो जाता है, फिर वो नुकसान नहीं करता, बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। साथ में बोलते हैं आयुर्वेद में उसके लिए शब्द। हाँ, तो अगर आपको आदत नहीं है तो शाम को ना लें, सलाद भी और छाछ भी, दही भी, इस तरह की चीजें ना लें जिससे वात बढ़ता हो, क्योंकि शाम का समय वात का हो गया, और जो कफ चीजें हैं उस समय कफ चल रहा है हमारा, उस समय वात की चीज लेंगे तो बैलेंस करता है, नेचुरल बैलेंस होता है। तो ये दिनचर्या ऐसे काम कर रही है, जो वात पित्त की कफ की साइकिल है उसके अनुसार ही हमारा खान और व्यवहार हो। देखो जैसे आजकल लोग छोले खाते हैं, राजमा खाते हैं, तो उसमें हरड़ डालते हैं। जो ट्रेडिशनल हिसाब से राजमा छोले बनाते हैं तो उसमें हरड़ डालते हैं। अच्छा। हरड़ क्या होती है, वात को शमन करती है, तो उससे जितनी वात बढ़ती है, हींग हरड़ और अजवाइन खूब डालते हैं ताकि जो वात बढ़ी वो कम हो जाए। फिर भी अच्छा, वात डाल। करता है लेकिन उतना नुकसान नहीं करता फिर। ये अच्छा, वो पूछ रहे हैं बात से पहले ही आप लगा सकते हैं मसाज हल्का सा, और फिर थोड़ा व्यायाम कर ले हल्का सा, हाँ, और फिर स्नान से पहले थोड़ा सा लगा के थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर नहा लो। ये पूछ रहे कोकोनट मिल्क ले सकते हैं क्या? वो तो थोड़ा सा कूलिंग होता है, तो शाम के समय हाँ, लेना ले कैसा सकते हैं, होता है? पित्त वाले ले सकते हैं, और गर्मी के समय में ले सकते हैं पित्त वाले भी, वात वाले भी। लेकिन ठंडी के टाइम पे वो वात वालों के लिए और कफ वालों को थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, खास करके रात्रि के समय में। दिन में तो भी ले सकते और खाली पेट भी ले सकते हैं ना? हैं। हाँ, खाली पेट ले सकते हैं। जिन लोगों का खास करके पित्त बढ़ा हुआ है ना, उन लोगों के लिए कूलिंग होता है। हाँ, एक बार हमने वो एक्सपेरिमेंट भी, दवाई भी तो बनाई थी डॉक्टर साहब, वो कोकोनट की। याद है नारिकेल मुझे, कुछ वो बनाया याद था है खंड, आपने? नारिकेल खंड बनाया था जी। हाँ, नारिकेल खंड, हमने बहुत सारे कोकोनट निकाल के लेके आए थे, और जी 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 उसका वो बना रहे थे दवाई, नारिकेल खंड बनाया था, फिर वो जी। आश्रम में यूज किया था, बाहर तो लेके नहीं आए थे क्योंकि काफी मेहनत थी बहुत उसको। बढ़िया। हाँ, उसका यह है कि वो मार्केट में ज्यादा टाइम चलता नहीं है एक्चुअली। खंड हाँ, खंड पाक अवले जो होते हैं ना, पहले के वैद्य लोग, जैसे रोगी आया तो धनाढ़ जो रोगी होता था उससे सामान मंगवा लेते थे, उसके पास पैसा होता था तो सामान मंगा लेता था, उसकी औषधि बना के दे दी, उसका 11वां हिस्सा बोलते थे धनवंतर भाग, वो अपने पास रख लेते थे। फिर कोई गरीब रोगी आता था जिसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो उसको देते थे, ऐसे चलता अच्छा, था। धनवंतर भाग सही है, थोड़ा दान देना चाहिए। आप पता दान देते हैं या किसी का लिए कुछ करते हैं तो आपकी चेतना ना खुलती है, बड़ी होती है, एक्सपेंड होती है। आप देखना इस बात को, जब भी आप किसी के हेल्प करते हो एक्सपेंड होती है, और जितनी चेतना एक्सपेंड होती है उतना अच्छा लगता है। हम एक बार रोहतक गए थे योगी जी, तो वहां पे एक एनजीओ है, उन्होंने जो है एक बार पूरे गांव के लोगों का नाड़ी परीक्षण और उनका औषधि स्पॉन्सर किया था। तो बड़ा अच्छा लगा था, और लोगों को मैंने देखा कि हीलिंग वाज लाइक मैजिक। हमें भी नहीं लगता कि हाँ, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो पहले डोज में लोग ऐसे ठीक हो जाए कोई चमत्कार हो गया हो। ये हाँ, उनका वो, भाव उसमें जुड़ा था ना, भाव जुड़ जाता है, हाँ, भाव जुड़ता है, सेवा जुड़ती है तो हीलिंग तो हो ही जाएगी। हीलिंग हो जाती है। और ये बोल रहे हैं कि कोई टीन एज के बच्चे हैं, उनकी पीरियड इरेगुलर हो गई है, तो क्या कर सकते हैं? देखो उनके लिए अपना योगा तो रूटीन में करना ही चाहिए उनको, और बॉडी मसाज करें, क्योंकि ये मेनली वात से रिलेटेड है, तो अगर वात बैलेंस करना है तो उसको करें। दूसरा, इसमें अपना शतावरी आता है, शतावरी का सेवन जरूर करें। और डिल सीड है आता ना, है योगी जी, शतावरी आप उससे नोट बढ़ता कर है। लें, जो भी डिल पीरियड्स की सीड, प्रॉब्लम है। जिन शतावरी बच्चे होगा ना पीएमएस होता है, महिलाओं, पीरियड से पहले पेन होता है, वो डिल सीड आता है, DILL। सुवा का बीज बोलते हैं, सौंफ की तरह होता है वो, शतपुष्पा बोलते हैं। वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। 2-3 दिन पहले चबाना शुरू कर दे तो कभी पीएमएस का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। किसी भी पंसारी के यहाँ, मसाले वाले के यहाँ मिल जाता है। सुआ का बीज बोलते हैं, अंग्रेजी में डिल सीड बोलते हैं, DILL, डिल सीड।
दिल से, ठीक है, हाँ, इसको और आप अपना याद रख लें। और श्री श्री का शतावरी, शतावरी है, प्रदर्शनामक। शतावरी तो रसायन भी माना जाता है ना डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल, दिव्य रसायन माना जाता है इसको, जो है ना। योगी जी बोलते हैं जब नारायण की स्थापना करते हैं ना, जब सत्यनारायण कथा होती है तो कलश में 32 जड़ी बूटियां पड़ती हैं, तब उसमें नारायण की स्थापना होती है। तो बोलते हैं अगर 32 जड़ी बूटी ना मिले और खाली एक शतावरी है, इक्विवेलेंट टू ऑल। अब देखिए, और बोलते हैं शतावरी जिस की घर में महिला होती है तो शतावरी होती महिला, है उस घर में भूत प्रेत ये सब बाधाएं नहीं होती हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आता। इतना पावरफुल होती है शतावरी। शतावरी का इसका ऑरा इट्स वेरी इसका पावरफुल। मुझे उसका मुझे दूसरा मीनिंग भी नजर आ रहा है कि महिला घर में स्वस्थ रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, जी जी है ना? इसलिए आप अपनी महिलाओं को जो भी घर में है उनको अच्छे से रखें, जी। उनका हम स्वास्थ्य उसको भी फीमेल में फ्रेंड रखें। बोलते हैं योगी जी। इज गुड फॉर फीमेल हाँ, हार्मोन्स, इज गुड फॉर कंसेप्शन आल्सो, गुड ड्यूरिंग good for the fetal development during pregnancy, good for breastfeeding after delivery also. हाँ, मरता इसीलिए बोल रहे हैं delivery। ना कि नारायण के लिए 32 हर्ब देने की बजाय एक हर्ब दे दो जो महिला के लिए अच्छी है, तो मतलब सब नारायण अच्छे हो गए घर में, है ना? Yes. नारायण का मतलब तो नर्वस सिस्टम है ना, जी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम, वो कब चलेगा? जब महिला खुश रहेगी घर में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो सही। सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाएंगे, है ना? ये ध्यान रखें आप, है ना? शतावरी का इस्तेमाल करवाएं। तो इसलिए वुमेन वेलनेस का प्रोग्राम भी होता है, हमारा वेलनेस प्रोग्राम होता ही रहता है ना। वेलनेस में अगर आप करना चाहें, स्वास्थ्य को और अच्छे से देखना चाहें, कैसे मन का प्रभाव पड़ता है, कैसे तनाव का प्रभाव पड़ता है, वो वेलनेस के द्वारा सीख सकते हैं। पर एडवांस कोर्स में उसका पूरा कंप्लीशन होता है। हाँ डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में हर चीज की एक्सपायरी होती है, आदमी की भी एक्सपायरी होती है, सबकी होती है। सिर्फ जो बोलते हैं ना, जो अल्कोहल पे कैसे, कौन किसकी एक्सपायरी नहीं होती, डॉक्टर साहब बताइए। आसव आपकी, आसव अरिस्ट की एक्सपायरी नहीं होती और भस्मों की एक्सपायरी नहीं होती, भस्म पिष्टी की। है ना? क्योंकि वो चीजें अलग तरीके से बनती हैं। आसव अरिष्ट क्या होता है? वो एक्सट्रैक्ट है। जैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, एक्सट्रैक्शन आप देखते हैं कि लोग एक्सट्रैक्ट करके दवाइयां बनाते हैं आजकल, तो आसव अरिष्ट में एक्सट्रैक्शन है वो, जो दवाइयों के गुण सिर्फ इन चीजों में घुलते हैं। कुछ दवाइयां पानी में घुल सकती हैं, कुछ नहीं घुल सकती। वो अलग तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, अलग तरीके से घुस का उनका घुलना होता है, तो आसव के अंदर वो दवाइयां मिलती हैं, फिर है उसमें ना? नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, हाँ उसमें थोड़ा अल्कोहल जनरेट होता है, इसलिए वो एक्सपायर नहीं होती। हाँ, लेकिन उसमें एक्सट्रैक्शन होता है डॉक्टर साहब। जी जब मैं कर रहा था जी काम एक्सट्रैक्शन पे, तो जी। उसमें मैंने देखा था बहुत सेम प्रोसेस है ऑलमोस्ट। हाँ उसमें दो एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, आसव अरिस्ट अल्कोहल दोनों का एक्सट्रैक्शन करते प्रोसेस हैं। सेम होता है योगी जी। उसमें खाली होता है कि जो ताजी जड़ी बूटियों से बना देते हैं उसको आसव बोलते हैं, जो हाँ सूखी जड़ी बूटियों से बनाते हैं उसको अरिस्ट बोलते हैं, बस इतना ही अंतर है। हाँ। प्रोसेस दोनों का सेम है। भस्म, अच्छा ये बात बताइए, भस्मा से किडनी पे क्या इम्पैक्ट होता है? पता है भस्मा होती क्या है? भस्मा है नैनो मेडिसिन। मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने उत्तराखंड फैक्ट्री में। तो हमने अपनी भस्म को आईआईटी में टेस्ट कराया था बना के। अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाते हो तो भस्म जो होती है वो नैनो साइज में आनी चाहिए। अगर नैनो साइज में आ गई तो नैनो मेडिसिन है। नैनो मेडिसिन का काम, नैनो पार्टिकल होते ही करेक्टरिस्टिक बदल जाती है ना? एक रिसर्च पेपर निकाला भी था एक आईआईटी के साथ मिलके हम लोगों ने। जी तो जी जब नैनो मेडिसिन पर होता क्या है, लोग भस्म बनाने के जो तरीका है उससे वो नैनो साइज कन्वर्ट होता है, उसमें समय लगता है, और लोग वो समय देना नहीं चाहते। तो वो क्या होता है, दवाई पूरी बनी नहीं और मार्केट में आ जाती है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है ठीक से। तब वो वो नुकसान दवाई करती है। ठीक से नहीं बनी है, भस्म ठीक से नहीं बनी है, तो वो नैनो पार्टिकल नहीं बने तो वो हैवी हो जाती है, तब वो करेगी। ये भस्म का कोई रोल नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग दोष है ना? मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है वो, कॉमर्शलाइजेशन का प्रॉब्लम है। बता शास्त्रों दीजिए, में समझाइए लिखा आप। है अभी उसके लिए कि पहले के वैद्य लोग बोलते हैं रेखा पूरित एंड वारितर, कि उंगलियों की जो, जब आप भस्म को हाथ में पकड़ो तो उंगलियों की जो रेखाएं हैं उसमें भर जानी चाहिए, इतना फाइन होना चाहिए कि आपको अपना जो पूरा जो इम्प्रेशन है, जो रेखाएं हैं वो सब दिखती हैं। और पानी के ऊपर डालो तो वो तैरे, डूबे नहीं।
अगर पानी में डूब रहे तो मेटल है, भस्म नहीं है। हाँ, इसलिए आप समझ रहे हैं, भस्म के बारे में कंफ्यूजन हो जाती है हमको। भस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भस्म की जो बारीकी से बनाना है, उसमें जो समय देना था और नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, वो उसमें कमी रह गई है, इसलिए दिक्कत है। धातु पाउडर, अच्छा ये पूछ रहे हैं, कैन लेडीज टेक दिल सीड एंड चिया सीड ऑन रेगुलर बेसिस? बताइए। ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं ना। हाँ। और जॉइंट पेन की तो बात हो ही गई थी ना हमारी पहले। जी 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 जी। वाता बैलेंस, अभ्यंगा एंड मेडिटेशन, कफा बैलेंस एक्सरसाइज, योगा एंड वॉक। प्लीज टेल हाउ टू बैलेंस पित्ता। तो पित्त के लिए जैसे हमने बताया ना, अम्ल पित्तारी बट्टी है, आंवला है। अवॉइड थिंग्स व्हिच एग्रीवेट्स पित्ता। पंजेंट लाइक मिर्ची ना, पंजेंट टेस्ट है, टू सावर एंड टू साल्टी नहीं लेना है। बहुत ज्यादा खट्टा, आंवला नींबू छोड़ के कोई भी खटाई नहीं लेनी है, मिर्ची नहीं लेनी है, और बहुत ज्यादा नमकीन भी नहीं लेना, और गरम मसाले जिनका तासीर गरम है ऐसी चीजें नहीं लेनी है। हीट एक्सपोज नहीं होना ज्यादा, तो ये पित्त को बैलेंस करने में मदद करेंगे। और कूलिंग चीजें लो, जिसका तासीर ठंडा है वो चीज हेल्प करेगी। और कषाय, तिक्त और मधुर रस का सेवन करें तो वो पित्त को बैलेंस करेगा, है ना। इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे भी ना। आपको क्या करना चाहिए पता है, खाना भी टाइम से खाना है, वो भी बहुत जरूरत है। अगर हम खाना समय से नहीं खाते तो पित्त को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल यस। तो वो तो मेरे साथ हुआ था, मेरा पित्त अनबैलेंस हुआ था कि टाइम से नहीं खा पा रहा था और लग रहा था काम चल जाएगा। तभी अमल पित्तारी बनी थी, शायद आप लोगों को बताया भी था पिछले से पिछले बार। अमल पित्तारी बनी कब थी, जब मुझे पित्त की अनबैलेंस हो गया था। तो हम डॉक्टर साहब लोकेश ने पाउडर बनाए थे, उनका मैं सेवन करता था, उनसे फिर लाभ हुआ, फिर उसको हमने टेबलेट बना डाला और उसका नाम पड़ा अमल पित्तारी बाद में। तो चिल्ली, जंक ऐसे फूड, एक्सपेरिमेंट कर फ्राइड करके हमने। फूड, fermented food, sour food, anger, worry, fasting is not recommended for a pitta person or those who have pitta imbalance. डॉक्टर साहब एक प्रे करा दीजिए, प्रे के साथ एंड करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हम भी सुखी रहें और सब स्वस्थ रहें।